अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के शॉर्ट केस को कैसे अप्रोच करना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमने किस चीज़ को फोकस करना है और हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत कॉमनली टेस्टेड शॉर्ट केस है जो एग्जाम के अंदर आपको आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में क्या होने आते हैं। मोस्टली इन एग्जाम सेटिंग में आपको जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो एक स्पॉट डायग्नोसिस होता है, आपको पता चल जाता है कि बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब आपके माइंड के अंदर स्कीम होनी चाहिए कि मैंने इसको अप्रोच कैसे करना है। तो उसके मैं चीजें बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि नेफ्रोटिक में आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं है। इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। देखें, एक बच्चा जिसको एडीमा, ग्रॉस एडीमा है, इसके पाँव सूजे हुए हैं, चेहरे के ऊपर फेशियल पफीनेस है, एसाइटिस है और वो कंफर्टेबली बैठा हुआ है, वो प्लेफुल है, तो वो कुछ और नहीं हो सकता नेफ्रोटिक के अलावा। अगर वो सीसीएफ है, पेशेंट फेलियर में है, तो उसको डिस्निया होगा, टिकट नहीं होगा, वो कंफर्टेबल प्लेफुल नहीं होगा। अगर वो सीएलडी है, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर वो एजीएन है, सीकेडी है, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी है, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। सो एक पेशेंट विद ग्रॉस एडीमा जो है वो डेफिनेटली नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही है और कुछ नहीं हो सकता। सो फर्स्ट चीज ये है कि अगर आपने एक पेशेंट को देखा है जो एडीमा, उसका ग्रॉस एडीमा है, उसके बावजूद वो पेशेंट कंफर्टेबली बैठा हुआ है, तो वो नेफ्रोटिक है। सो इस तरह आपने एस्टैब्लिश कर लेना अपने माइंड के अंदर कि ये नेफ्रोटिक है। सेकंड पार्ट, आपने देखना है पेशेंट के कि इसके जो डिफरेंशियल्स है नेफ्रोटिक के, क्या वो मेरे बच्चे में है कि नहीं है। क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं? डिफरेंशियल्स डिफरेंट हो सकते हैं। किडनी में अगर हम देखें तो उसके अंदर एजीएन हो सकता है और सीकेडी हो सकता है। अगर हम हार्ट की तरफ जाएं तो सीसीएफ हो सकता है, दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। लिवर में जाएं तो सीएलडी हो सकता है। इसी तरह प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी और मेल न्यूट्रिशन जिसके अंदर सीलिक डिजीज है, आईबीडी है, इस डिफरेंट काजेज है जो पेशेंट को एडीमा के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपने तमाम डिफरेंशियल को अपने माइंड में रखना है और ड्यूरिंग अपनी जीपी की स्कीम के अंदर आपने इन सब चीजों को रूल आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे, जब आपने नेफ्रोटिक लेबल कर दिया, आपने उसके डिफरेंशियल्स एक्सक्लूड कर लिए, तो आपने देखना है कि क्या जो मेरे पेशेंट नेफ्रोटिक है उसकी इटियोलॉजी क्या है। मोस्ट ऑफ केसेस में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आपकी इटियोलॉजी होती है मिनिमल चेंज डिजीज और ग्लोमेरुलोपैथी, जिसके अंदर आपको सेकेंडरी कोई चीज नजर नहीं आ रही होती। कुछ सेकेंडरी काजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपने एग्जामिनेशन के अंदर आपने देखनी है और रूल आउट करनी है। उसमें क्या क्या है? उसके अंदर एसएलई है। एसएलई नेफ्राइटिस भी नेफ्रोटिक करा सकती है, तो आपने देखना है एसएलई के फीचर पेशेंट के अंदर है कि नहीं है। एचएसपी, दैट इज हिनॉक्स-शॉलियन पर्परा, आपने देखना है अपने एग्जामिनेशन के अंदर कि क्या मेरे पेशेंट के अंदर एचएसपी के फीचर्स हैं या नहीं है। लिम्फोमा, लिम्फोमा भी नेफ्रोटिक करा सकता है, तो आपने देखना है कि मेरे पेशेंट के अंदर लिम्फोमा के फीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो इस तरह आपने सेकेंडरी काजेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भी रूल आउट कर लिया। थर्ड स्टेप पे हमने देखना है कि मेरे पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है। सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज क्या है इसके अंदर। सो नेफ्रोटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर हम ब्रेन में देखें तो स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। अगर हम देखें उसके चेस्ट के अंदर तो निमोनिया हो सकता है, फ्यूजन हो सकती है। अगर हम उसके देख सकते हैं एब्डोमेन में देखें तो एसबीपी यानी सब एक्यूट बैक्टीरिया स्पोर्टियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है। इस तरह अगर हम स्क्रोटम में देखें, जेनिटल में देखें तो वहां स्क्रोटल एडीमा हो सकता है। लेग्स में देखें तो हमारे पास डीवीटी हो सकता है और ग्रॉस एडीमा की वजह से अल्सरेशन स्किन की भी हो सकती है। सो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज है। फिर हमने उस एंड पे देखना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट मोस्टली इसके अंदर हम देते हैं स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड की सारी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन हम देखनी है। इसके अंदर कुशिंग गाइड है, हाइपरटेंशन है, इस तरह जो है ग्रोथ फेलियर है, डिलेड पुबर्टी है। सो क्रोनिक केसेस में आपको सारी नजर आएंगी। सो ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी कि आपने नेफ्रोटिक को एस्टेब्लिश करना है, डिफरेंशियल्स को रूल आउट करना है, इटियोलॉजी को देखना है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज देखनी है और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट देखनी है, और इन सारी चीजों को अपने कंप्लीट करना है विद इन 5 मिनट। सो ये चीजें आपके अप्रोच है, आपकी स्कीम है। हम प्रैक्टिकली अब देख रहे हैं कि हमने कैसे एक पेशेंट नेफ्रोटिक को लेना है। मोस्टली केसेस के अंदर कमांड यही होती है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद बॉडी स्वेलिंग, काइंडली डू द जीपी एग्जामिनेशन। सो मोस्टली जीपी की कमांड आती है, तो इस केस में अपने जीपी स्टार्ट करना है। सो हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक पेशेंट है। अगेन जब भी अपने शॉर्ट केस करना है, सबसे पहले पेशेंट को अपने राइट साइड से अप्रोच करना है, पेरेंट्स से कंसेंट लेनी है, अपना बताना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद है, मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है, ठीक है। और पेशेंट से पूछना है, बेटा आपका नाम क्या है? जुहेब, कहाँ से आए हो आप? स्कूल जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। सो पेशेंट से 2-4 बातें करनी है। इसका मकसद यह है कि आपने पेशेंट के साथ रैपर डेवलप करनी है और आपका एग्जामिनेशन बड़ा कंफर्टेबल होगा। उसके बाद आपने पेशेंट को एक्सपोज करना है। तो इसका जेंटल एक्सपोज ये होगा कि पेशेंट को आपने बाजू ऊपर कर लें, आप इसकी जो है शर्ट वो रोल कर लें दोनों साइडों से, और आप उसका जो है वो पाँव ऊपर कर लें, ठीक है। सो ये आपका एक डिसेंट एक्सपोजर हो जाएगा। एक्सपोजर के बाद जो है आपने उसको जो है ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपने उसको 15 सेकंड्स लेने हैं। तो 15 सेकंड्स में आपने देखना है पेशेंट के अंदर
आप आपने ये शो भी कराना है एग्जामिनर को कि मैं पेशेंट को हर तरह से देख रहा हूँ, सो ऊपर नीचे से टांगों से हर तरह से देख लेना है। सो इस पेशेंट के अंदर मुझे थोड़ी सी इसकी फेशियल पफिनेस नजर आ रही है और साथ में पीडल एडीमा नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे एडीमा नजर आ रहा है, फेशियल एडीमा माइल्ड सा है और फेशियल पफिनेस है। सो ये मेरी ग्रॉस इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो इस पे पेशेंट कंफर्टेबली बैठा हुआ है, ठीक है, आईवी लाइन इसकी अटैच्ड है। सो ये मेरी ग्रॉस इंस्पेक्शन की फाइंडिंग है। सो मेरी फाइंडिंग में एडीमा है, आईवी लाइन अटैच है, तो पेशेंट इज एडमिटेड और पेशेंट कंफर्टेबल है। सो इस एडिमा के साथ पेशेंट को कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। तो 15 सेकंड में आपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर को अपने शो भी करना है कि मैं उसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। एग्जामिनर इसकी बहुत वेटेज देते हैं। सो यहीं पे मुझे पता चल जाएगा कि पेशेंट को केस ऐसा है जिसके अंदर एडिमा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, तो मेरे डिफरेंशियल्स वही बन जाएंगे। इट कैन बी प्रोटीन न्यूरोपैथी, इट कैन बी जो डिफरेंशियल नेफ्रोटोमी सारे हैं वो सारे मेरे माइंड में आ जाएंगे। तो उस लिहाज से मैं आप इसको देखूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप पेशेंट को चलाते हैं और वेट मशीन पे लेके जाते हैं। तो मैं पेशेंट को बेटा चल के दिखाओ, शाबाश, नीचे जाओ, उधर जाओ, उधर तक जाओ, शाबाश। सो आपने यहाँ पे पेशेंट का गेट भी देखना है और वहां पे जाके पेशेंट का आपने वेट कर लेना है मशीन के ऊपर और उसकी हाइट कर लेनी है, ठीक है। अगर मुझे पेशेंट, अगर सपोज पेशेंट इस केस में नेफ्रोटिक का हो और उसको साथ में स्टीरॉइड टॉक्सिसिटी के साइंस आ रहे हैं, तो उस केस में अगर मुझे वेडलिंग गेट मिलेगा तो मैं यहीं पे उसको गवर करवा लूंगा। मेरे पेशेंट में वेडलिंग गेट नहीं है तो मैं गवर परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं उसको गेट किया, मैंने उसको वहीं पे उसका हाइट वेट किया और मैं वापस उसको अपने बेड पे लेके आऊंगा। बेटा आ जाओ, शाबाश, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर बैठा दूं। इसके बाद हम इसका स्टार्ट करेंगे जीपी, ठीक है। जीपी में जो है हमने अपनी स्कीम के मुताबिक चलना है। हमने एस्टेब्लिश करना है ये नेफ्रोटिक है, हमने एस्टेब्लिश करना है ये नेफ्रोटिक के अलावा कोई और डिफरेंशियल हमारा नहीं है। हमने एस्टेब्लिश करना है इसकी सेकेंडरी इटियोलॉजी तो नहीं, हमने देखना है डिजीज कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन। तो सारी चीजें जब मैं जीपी करूंगा तो साथ साथ मेरे माइंड में होनी चाहिए। सो फर्स्ट हमने इसके वाइटल्स लेने हैं। सो फर्स्ट इज वाइट एंथ्रोपोमेट्री के बाद वाइटल्स है। सो वाइटल में मेरे पास इंपॉर्टेंट दो वाइटल है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? हार्ट रेट इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा आपका जो पेशेंट है वो सीसीएफ क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे कि पेशेंट का टैकीकार्डिया नहीं है। असली बात आपने ब्लड प्रेशर लेना है। सो ब्लड प्रेशर जब आप बताएंगे पेशेंट को नेफ्रोटिक है, ये सीकेडी या एजीएन नहीं है, तो आप बताएंगे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है डॉक्टर साहब। आप बताएंगे पेशेंट को सीसीएफ क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसका पल्स प्रेशर नॉर्मल है। सो इस तरह ये आपके डिफरेंशियल को रूल करेगा। सबसे पहले हम उसकी पल्स चेक करेंगे फॉर 15 सेकंड और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। उसके बाद हम उसका ब्लड प्रेशर ले लेंगे, ब्लड प्रेशर ले लेंगे तो हमारे 2 वाइटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम हैंड से उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो हैंड के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है जिसको आपने देखना है अपने केस के हिसाब से। तो उसमें हमारे पास क्लबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग में देखूंगा उसके अंदर कार्ड से मैं उसको चेक करूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो क्लबिंग की इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें सीलिएक, आईबीडी और सीएलडी, इस लिहाज से आपके डिफरेंशियल्स जो हैं वो इसके अंदर निकल आएंगे। तो आपने क्लबिंग इससे दिखनी है। फिर आपने पामर एरिथीमा चेक करना है, अगेन सीएलडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिलेट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्किन देखते जानी है। फिर उसके आपने बीसीजी स्कार देखना है, ठीक है। बीसीजी स्कार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। सो एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा आपने बीसीजी स्कार देखा कि नहीं देखा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टीरॉइड देने आपने तो आपने बीसीजी स्कार जरूर देखना है। उसके बाद मैं सर पे आ जाऊंगा तो मैं इसके जो है ओरल जो है सर के ऊपर हेयर पैटर्न देखूंगा। अगर तो पेशेंट को एलोपेशिया होगा, दैट इज नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, तो अगेन वो फेवर करता है एसएलई को, तो मैं उसके एलोपेशिया देख लूंगा। उसके बाद मैं आईज में बेटा ऊपर देखो, नीचे देखो, मैं इसका पेलर और जॉइंटिस देख लूंगा। जॉइंटिस फॉर सीएलडी, और पेलर जो है हमारा वो नेफ्रोटिक के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं फेस देखूंगा फॉर कुशिंगाइट और मेलार रेश के लिए। तो मेलार रेश पेशेंट को नहीं है, माइल्ड से कुशिंगाइट फेसेस अलग रहे हैं, ग्रॉस जो है पेरिबेरल एडीमा नहीं है। उसके बाद मैं मुंह ओरल कैविटी देख लूंगा, मुंह खोलो, शाबाश। तो ओरल अल्सर के लिए देख लूंगा, डेंटिशन के लिए देख लूंगा। ओरल अल्सर इंपॉर्टेंट इसलिए है अगेन एसएलई के लिए, जो मेरा एक डिफरेंशियल इसके अंदर है। उसके बाद मैं इसके जो है वो नेक देख लूंगा। आइडली जो नेक का एग्जामिनेशन है वो आपने 45 डिग्री एंगल पे करना है और उसमें आपने देखना है पेशेंट को कहीं कोई साइन ऑफ रेज आईसीपी तो नहीं है। उसके लिए पेशेंट को मैं लेटा लूंगा। बेटा लेट जाओ, शाबाश, आगे इधर आ जाओ, ठीक है, चलो ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल पे मैं इसको लेटाऊंगा, पेशेंट को एक्सपोज करूंगा। थोड़ा सा ऊपर, तो आइडली चूंकि काउच हमारा बेंड नहीं होता तो बेंड करके आपने देखना है 45 डिग्री के एंगल पे और उसको अपने टाच से देखना है कि उसकी जीवीपी रेज तो नहीं है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द आपके जो है सीसीएफ को रूल आउट करने के लिए, ठीक है बेटा, शाबाश। ये बेशक आप उसको उससे कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके लिम्फ नोड चेक करूंगा। लिम्फ नोड की इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक डिफरेंट जो सेकेंडरी काज है वो लिम्फोमा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे इसके लिम्फ नोड चेक करूंगा। उसके लिए मैं सर्वाइकल इसके देखूंगा, पीछे से आके सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, फिर इंटीरियर सर्वाइकल चेन है, फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन है, ठीक है। सो आपने एट ए टाइम एक साइड चेक करनी है, दूसरी साइड भी चेक कर लेनी है, ठीक है। फिर ऑक्सीपिटल चेक कर लेनी है। इसके बाद मैं एक्सिलरी चेक करूंगा। इसकी लिम्फ नोड आइडली शर्ट ऊपर होनी चाहिए आपकी और उस तरह प्रॉपर तरीके से मेथड से चेक करने हैं। तो राइट साइड ऊपर रखा आपने किया,
और फिर उसके अपने बैक के सारे लिम्फ नोड चेक कर लिए, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड के आपने चेक कर लेनी है फ्रंट से। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन कैसे करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं डिटेल के लिए। यहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आपको एज ए पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीपी अपने इसका लिम्फ नोड चेक कर लिए, बेटा लेट जाओ, शाबाश। अच्छा, इसके बाद हमने नीचे आ जाना है हमने, और देखना है हमने पाँव के ऊपर आ जाना है। पाँव के ऊपर हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग ये क्या है हमारे यहाँ पे, हमने देख लेना है कहीं पेशेंट के अंदर कोई डीवीटी का साइन नहीं है, तो कोई टेंडरनेस तो नहीं है, क्या पेशेंट का कोई ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट हमारी एसएलई के अंदर आ जाती है। हमने यहाँ पे देख लेना है कि पेशेंट के ऊपर कोई एचएसबी का रैश तो नहीं है, तो पेशेंट के अंदर एचएसबी का कोई हमें रैश नजर नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे देखना है पेशेंट को एडीमा तो नहीं है। सो एडीमा के लिए आपने जो है बोनी प्रोमिनेंस यानी हमारा मीडियल मल्लस ऊपर प्रेस करना है और 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है, 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद देखना है और उसको फील करना है, तो हमारा ग्रॉस एडीमा है। सो हमारा यहाँ पे ग्रॉस एडीमा है, आपको यहाँ पे डिप फील हो रही है टिपिकल। जब एडीमा यहाँ पे आ जाता है तो हमने देखना है एडीमा का एक्सटेंट क्या है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम शिन पे चेक कर लेते हैं। सो शिन के ऊपर भी एडीमा पॉजिटिव है, ठीक है। सो इस तरह आपने देखना है एडीमा का एक्सटेंट क्या है आपका। सो एडीमा है, डीवीटी के साइन नहीं है, एचएसपी के साइन नहीं है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इस पेशेंट के अंदर नहीं है। इसके बाद हमने पेशेंट का देखना है जेनिटल का एग्जामिनेशन करना है। जेनिटल के लिए आपने परमिशन लेनी है फिर उससे, और उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेनिटल की वजह से आपने देखना है कि स्क्रोटल एडीमा तो नहीं है। स्क्रोटल एडीमा एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपने कभी मिस नहीं करनी, ठीक है। तो मैं पेशेंट को परफॉर्म नहीं कर रहा कंसीडरिंग प्राइवेसी, लेकिन आपने जरूर करना है। स्क्रोटल एडीमा देखना है, स्क्रोटल अल्सरेशन दिखनी है, और अगर पेशेंट क्रोनिक कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सीराइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम केस है तो उसके अंदर पेशेंट के एसएमआर डिलेड भी हो सकते हैं। इसके बाद आपने पेशेंट को टर्न करना है, उसकी बैक देखनी है। बैक में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, आपने देखना है कोई सेक्युलर एडीमा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैक में आपने देखना है कि रीनल बायोप्सी का स्कार तो नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंट केसेस के अंदर हम उसकी बायोप्सी भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसका पेशेंट का अब्डोमेन देखना है। अब्डोमेन में आपने इंपॉर्टेंट क्या है, अब्डोमेन में हमने देखना है पेशेंट को कहीं एसबीपी भी तो नहीं है, दैट इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और हमने देख लेना है पेशेंट के फ्लूइड फ्री फ्लूइड अब्डोमेन में कितना है, क्या पेशेंट ग्रॉस एसाइटिस तो नहीं है और उसकी कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोटिक की है। सो इस पेशेंट को अगर देखें तो इसका अब्डोमेन जो है वो फुल है, आगे आ जाए। इस पेशेंट का अब्डोमेन फुल है, अम्बलाइकस जो है बिल्कुल इसकी टिपिकल स्लिट लाइन नहीं है लेकिन इन्वर्टेड है और फुल अब्डोमेन है इसका। तो हम सब इसके लिए हम इस केस में इंस्पेक्शन करेंगे और फिर डायरेक्ट परकशन करेंगे। पेट दर्द तो नहीं और पेट में दर्द तो नहीं, ठीक। सो परकशन हमारी रेजोनेट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसको साइड यहां पर डल होगी हमारी, तो हम इसकी शिफ्टिंग डलनेस करेंगे। दर्द तो नहीं और पेट में, अब दोबारा हम परकस करेंगे। अब ये रेजोनेंट हो गई, ठीक है। कंफर्म करने के लिए मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा, इधर रहो बेटा इधर, तो यहाँ पे फिर अगेन डल हो गई है। सो 15 डलनेस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तो ग्रॉस सोसाइटीज हो तो आप डायरेक्टली फ्लूइड सीड करा सकते हैं। इसके बाद मैं इसके हार्ट चेस्ट में करूंगा चेस्ट एग्जामिनेशन। तो चेस्ट में इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं देखूंगा। एक तो मैं इसका हार्ट चेक कर लूंगा फॉर एनी मर्मर और गैलप रिदम के लिए, ठीक है। इस पेशेंट का शॉर्ट स्ट्रोक मरमर आ रहा है, मुझे केस का नहीं पता लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर आ रहा है। गैलप रिदम नहीं है और टैक्कार्डिया नहीं है, सो पेशेंट उसकी वजह से फेलियर भी नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपने इसका जो है वो लिवर भी जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि आज जब आप एग्जामिनर को बताएंगे पेशेंट सीसीएफ में नहीं है तो आपकी हेपेटोमेगली भी ब्लड होती। सो हार्ट में मैंने चेक कर लिया पेशेंट का कि पेशेंट को कोई मरमर तो नहीं है। यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ पेशेंट की एयर एंट्री कैसी है, क्या पेशेंट को प्लूरल फ्यूजन तो नहीं है। तो बेटा लंबे लंबे सांस लेनी है आपने, ऐसे ऐसे उधर मुकर लंबे सांस लो, ठीक है। या बैक से भी कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं। पेशेंट को बहुत तंग नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, तो आप एक जगह से कर लें इसको। लंबे सांस लो, शाबाश, लंबे लंबे सांस लो, हाँ लंबे सांस लो, हाँ ठीक है, लंबे सांस लो। सो पेशेंट की एयर एंट्री बायलेटरल इक्वल है, नॉर्मल है, सो पेशेंट को फ्यूजन नहीं है। सो इस तरह आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपने पेशेंट को कवर करना है और थैंक्स करना है, ठीक है। सो एट द एंड केस को डिस्क्राइब करते हुए आपने जो डिफरेंशियल्स देने हैं नेफ्रोटिक केस में वो यही हैं जो मैंने बताए थे आपको। उसके अंदर एजीएन है, सीकेडी है, सीएलडी है, प्रोटीन लूजन टेरापैथी, और इनको आपने ऊपर नीचे अपने केस अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। और आपने जब आपको बताएगा कि आपने फर्स्ट डिफरेंशियल ये क्यों है, सेकंड क्यों है, तो आपने सारी चीजें उसको बतानी है कि पेशेंट सीसीएफ का क्यों नहीं है, पेशेंट का हेपेटोमेगली नहीं है, टैक्कार्डिया नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पेशेंट सीएलडी नहीं है, पेशेंट को क्लबिंग नहीं है, पामर्थीमा नहीं है, जॉइंटिस नहीं है, तो सीएलडी नहीं हो सकता। एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है वो कोई हाइपरटेंशन की इस तरह के साइंस नहीं आ रहे, तो इस तरह आपने बताना है। सेकेंडरी काज क्यों नहीं है, आपने सारी चीजें देख ली, आपने एसएलई के लिए देख लिया, एचएसपी के लिए देख लिया, आपने उसको
मेलिग्नेंसी के लिए देख लिया, ठीक है। बाकी फिर आपकी थ्योरी हो जाती है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के हाथ से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।